Hey guys, hi everyone. Good evening, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to the first session, the first lecture of GST, Goods and Services Tax. बहुत ही शानदार जानदार दोस्तों, ये आपका टैक्स का पोर्शन जीएसटी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एवरीथिंग इज अगेन सोली होली फुल्ली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। लॉजिक पर है, और जो बच्चे लॉजिक पर अटल रहेंगे वो सब समझ जाएंगे कि वाई एंड वाई आई वाज सेइंग कि जीएसटी इतना ज्यादा खूबसूरत और आसान सब्जेक्ट है। हाय एवरीबॉडी, संजीवनी दीक्षा, के एच मतलब हरप्रीत, मैं हरप्रीत का नाम चेंज कर दूंगा, स्मृति, अर्पिता, नंदिनी। चलो जी गाइस, लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले। एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गुड इवनिंग विवेक, लेट्स गेट गोइंग गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी का। कई बच्चों ने सिर्फ जीएसटी का फास्ट ट्रैक बैच लिया है, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि फॉर हाउ वी आर गोना टेक केयर ऑफ आवर 90 मिनट्स, हमारे 90 मिनट का हम कैसे ध्यान रखने वाले हैं। 90 मिनट्स विल बी ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें पहले 5 मिनट्स दोस्तों, फर्स्ट 5 मिनट्स विल बी revision of the previous session because today is the first session and we do not have anything to revise. तो 5 मिनट दोस्तों आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मोटिवेशन लेंगे गाइस, एंड देन वी आर गोना स्टार्ट। तो 5 minutes what we're gonna do, we're gonna have a revision of previous session, revision of previous session। 5 मिनट में क्विक रिवीजन हो जाएगा, फॉलोड बाय दोस्तों वी विल हैव 75 मिनट्स ऑफ न्यू प्रोविजन, 75 मिनट्स ऑफ न्यू प्रोविजन, न्यू टॉपिक्स करेंगे गाइस, न्यू टॉपिक्स, फॉलोड बाय गाइस आपका 5 मिनट्स, 5 मिनट दोस्तों रहेगा क्विक रिवीजन ऑफ करंट सेशन, बुलेट रिवीजन जिसे अपन बोलते हैं गाइस, बुलेट रिवीजन, बुलेट रिवीजन ऑफ करंट सेशन। जो आज सेशन हुआ है, आज पढ़ाया गया है दोस्तों, उसका। And last 5 minutes will be your doubts through calls. You can raise your hands. I'll invite you on a call. We can have a chat. हाँ जी गाइस, बातचीत कर सकते हैं हम लोग। खैर, आप डाउट्स क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं। I'll be happy to help you out in every possible way. All right, guys, doubts during through call. Through call. All right, guys, you can raise your hand and I'll be happy to help. ये आप लोगों का दोस्तों 50 नंबर का, पहले दोस्तों ये 40 मार्क्स का हुआ करता था, बट मई 2024 से दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी को 50-50 कर दिया गया है। इनकम टैक्स में 60 से 50 हुआ, उसमें एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर हटाया गया, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, और उस छोटे से चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो छोटे से चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको डिडक्शंस वाले चैप्टर में डाल दिया। और यहां पर जीएसटी में दोस्तों 40 से 50 हुआ, तो 3 नए चैप्टर्स इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। आप लोगों को उनके नाम पता होंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस एंड टीसीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ इन दिस दोस्तों सीरीज ऑफ सेशन गाइस। तो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले। और एक बार दोस्तों यहां पर भी जोश के साथ, उमंग के साथ दोस्तों बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरिया। चलो जी, बप्पा का नाम लिया है, अच्छी ही शुरुआत होगी दोस्तों। एंड टू स्टार्ट विद सम मोटिवेशन, एंड वी हैव वॉरेन बफे विद अस, जिनकी ये कही गई बात मेरे को बड़ी स्ट्राइकिंगली अच्छी लगती थी, एंड दैट इज व्हाई आई हैव पुट हिम ऑन द फर्स्ट चैप्टर, सेइंग विदाउट पैशन you don't have energy, and without energy you have nothing. So we just need to find out what our passion is. We just need to find out कि मंडे को हमें थकावट महसूस ना हो। देखो, संडे इज अ रिलैक्सिंग डे। नॉर्मली संडे को अपन छुट्टी डे बोलते हैं ना। मैं नॉर्मली एक इंसान की बात कर रहा हूं जो जॉब पे जाता है, जो अपना काम करता है दोस्तों, जिसका खुद का बिजनेस है। संडे इज जनरली अ रिलैक्सिंग डे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। मंडे को सुबह जिसको मौत ना आए, वो अपने अच्छा काम कर रहा है, वो अपने खुशी का काम कर रहा है,
समझ रहे गाइस? तो विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी, एंड विदाउट एनर्जी यू हैव नथिंग. तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट योर पैशन इज. जैसे मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है बातचीत करना आप लोगों से. तो नो मैटर इट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, एनी डे, एनी टाइम, if I am on the camera, I am fully energized and I'm very, very happy. So you just need to find out what makes you happy. You just need to find out what makes you do good and great things. सर हमें ना इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, उससे घर का पेट भरना चाहिए. ये मेरी आखिरी लाइन थी. इंस्टाग्राम के रील भरने से कुछ नहीं होगा. समझ में आया गाइस? इंस्टाग्राम के रील ऐसे स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा. आप इन्हें तो कहा था जो अच्छा लगता है वो बताइए. दूसरा बच्चा कहता सर मेरे को भी कुछ अच्छा लगता है. हाँ तो बता सर यूट्यूब शॉर्ट्स. लगाओ मैं फेंक के मारूं तुम्हें. हाँ जी यूट्यूब शॉर्ट्स. तो प्लीज मेक श्योर गाइस कि कोई भी ऐसी चीज जिससे घर में पैसा आना चाहिए. हाँ जी यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील से ऊपर उठो भाई. आ जाओ भाई. ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू है. ओके हम पढ़ेंगे सारी चीजें. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट पॉइंट. Introduction. What is tax and why is it levied? Oh my god, this is for majority of you. This is what you guys have done in the morning session also. Income tax के पहले सेशन में हमने यही पढ़ा था कि टैक्स क्या है and why is that levied. यहाँ पर भी एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा. एंड फॉर ऑल दोस्त जो जीएसटी में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो मैं पूरा पूरा पढ़ाऊंगा ही. तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन. देना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं. अगर आप कोई कमाई करते हैं तो कमाई पर दिया गया टैक्स इनकम टैक्स. सामान खरीदते हैं तो उस पर दिया गया टैक्स जीएसटी. तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन लिवाइड बाय लॉ. क्या दोस्तों मोदी जी अपनी जेब में से ऐसे बंदूक निकालते हैं टन 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 और पीछे किसी के कंधे के या पीछे पीठ पे ऐसे लगा देते हैं, कह रहे पैसे निकाल पैसे 200 रुपए दे, 200 रुपए दे. हाँ जी गाइस, क्या बंदूक दिखा के टैक्स लेते हैं? द आंसर इज नो. बंदूक दिखा के टैक्स नहीं लेते हैं दोस्तों, वो कानून दिखाकर टैक्स लेते हैं. और उनको कानून बनाने की पावर किसने दे दी भाई? उनको कानून बनाने की पावर दिया हमारे संविधान ने. और क्या हमारा देश हमारे संविधान के तहत चलता है? यस. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर फ्लो होती है दोस्तों टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू लिवाई टैक्स इन इंडिया. और इसीलिए दोस्तों हमेशा क्या बोलते हैं कि अगर आपसे कोई भी पैसा लिया गया जिससे जुड़ा हुआ कोई कानून नहीं बना है तो वो गलत है, वो इलीगल है, वो वॉइड है. तो टैक्स इज अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन लिवाइड बाय लॉ. It is the money that people pay to the government which is used to provide public services. तो ये दूसरा पॉइंट जो दूसरा हमारा सेंटेंस है वो उसका आंसर है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है. Why is it levied? So what is tax? It's a forceful contribution levied by law. And why is it levied? It is money that people pay to the government which is used to provide public services. Now guys, moving on. Everybody इधर ध्यान से सुनिएगा. इस चैप्टर की वेटेज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू वोंट बिलीव इट इज 0 to 2 marks. And majority of the times this chapter does not come in the examination hall, but I will still give it equal importance as compared to other chapters. Reason being this chapter will form the base roots. ये base roots फॉर्म करेगा. छोटी छोटी चीजों पर हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस. तो प्लीज इस चैप्टर को ना कि माना वेटेज कम है मगर ऐसा नहीं आ रहा चलो पहले 2 दिन तो बेकार ही हैं, पहले 2 दिन तो क्या ही पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना गाइस. वी जस्ट नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी चैप्टर. एंड व्हाट इफ अगर 2 नंबर का आ गया, व्हाट इफ अगर 1 नंबर का आ गया और मेरे से ज्यादा 1 नंबर की इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझता. ऐसा क्यों सर? आपसे ज्यादा क्यों? 1 नंबर की हम भी समझते हैं. आई स्कोर्ड 400 on 800 in CA final first attempt जब मेरी आर्टिकलशिप भी खत्म नहीं हुई थी. Can you actually imagine? I scored exactly 400 on 800. तो एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है. मेरा ग्रुप नंबर 1 में दोस्तों आउट ऑफ 400, तब 8 पेपर हुआ करते थे, आउट ऑफ 400 दोस्तों मेरे 218 है, 218 218. और ग्रुप नंबर 2 में दोस्तों उसमें भी 4 पेपर होते थे, 400 मेरे से मेरे आए 182.
218, 182, 18 number, 18 marks is what I scored additional in group number 1, and that is what got set off in group number 2 with exactly again 40 marks in costing. एग्जैक्टली 40 नंबर मेरे कॉस्टिंग में आए थे गाइस. तो आप लोग समझ सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी मार्क, एंड दैट इज व्हाई आई मेक श्योर दैट एवरी स्मॉल प्रोविजन, every provision of every chapter is taken care of. कहीं से भी पूछ लें, यू नेवर नो. तो हमें हर एक प्रोविजन करना है, उस पर क्वेश्चन करने हैं और उसको अच्छे से समझना है. ऑलराइट गाइस, सो अब समझ गए ना एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस. अब दोगे इज्जत इस चैप्टर को, दोगे कि नहीं दोगे? हाँ हठी जी बिल्कुल देंगे. अब आते हैं व्हाट इज जीएसटी. अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा दोस्तों? अभी ऊपर अपन लोगों ने पढ़ा कि आपका टैक्स क्या होता है, और यहां मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूं विद व्हाट इज जीएसटी. जीएसटी एक टैक्स है which is levied on the supply of goods or services or both. कहते हैं it is one indirect tax. Indirect tax क्या होता है? Indirect tax होता है जहां पर burden of tax gets shifted from one person to another, and finally it is borne by the customer. तो कहते हैं it is one indirect tax for the entire country. It is called goods and services tax because it is applicable on the supply. This is an important word जो अपना chapter number 2 है, supply of goods or services or both. Also called consumption taxes. They are regressive in nature. अब कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, consumption taxes regressive in nature? I'm going to help you out with every point. Because they are not based on the principle to ability to pay. All consumers, whether economically challenged or not, bear the brunt of indirect taxes equally. अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में हमारा दोस्त है, और दोस्त ले लेते हैं पुलकित केडिया. हमारा दोस्त पुलकित, ओके. और मैं दोस्तों एग्जाम्पल में आऊंगा. वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हम लोग कोई दोस्त नहीं है. अब मैं दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा, और पुलकित हमारा अपर क्लास फैमिली, रिच क्लास फैमिली, जिसको छोटा मोटा 500,000 रुपए खर्चा करने में सोचता भी नहीं है इंसान. और हम लोअर मिडिल क्लास वाले बहुत सोचते हैं. 500 रुपए का अगर बाहर जाके खाना खाना है तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस. अब इन दैट केस दोस्तों, मेरी बेटी का बर्थडे, मेरी बेटी मायरा राठी, मेरी बेटी का बर्थडे. पापा आज तो मुझे डोमिनोज जाना है, मेरी बर्थडे है आज. मैंने कहा अरे बेटा तेरी बर्थडे है तो आज तो डोमिनोज ही जाएंगे. पापा वहां जाके चीज बर्स्ट खाएंगे. मैंने कहा नहीं, चीज बर्स्ट थोड़ा हैवी हो जाता है तो आप मत खाना, मैं तो खाऊंगी, मेरा बर्थडे है. बर्थडे किस दिन मना कर रहे हो? अच्छा तेरा मन है चीज बर्स्ट खाने का तो ठीक है बेटा, ठीक है. एंड पापा उससे पहले गार्लिक ब्रेड, उसके साथ कोक लेंगे, और लास्ट में चोको लावा केक. मैंने कहा बेटी एफडी तोड़वाएगी लगता है बेटा. मैं बैंक जाता हूं, एफडी तोड़वाता हूं बेटा, ठीक है ना. तूने जो प्लान बना रखा है इसमें तो पूरे घर का बजट बिगड़ जाएगा. अब लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला क्या सोचेगा कि भाई साहब हम कहां जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रोड के साइड वाले पे गोलगप्पे खाकर आ जाते हैं, और उसके आगे टिक्की वाला बैठता है. 80-100 रुपए में पूरे घर का खाना हो जाता है. और आज जो मैडम ने लिस्ट बनाई है, 1000 रुपए से कम का बिल मेरे को लग नहीं रहा है. अब मगर बेटी का बर्थडे था, बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती कि बेटी की सारी बात मान ली जाए. मैंने कहा बेटा आज जो तू कहेगी आज मैं तेरी बात मानूंगा, फिर अगले 364 दिन, नेक्स्ट 364 डेज तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी. अरे पापा मानूंगी, चलो. मैंने कहा चलो भाई. हम लोग रेडी वेडी होकर गए, और वहां जाते ही मैंने पिज्जा का रेट, एक ऐसा नहीं था कैलकुलेटर साथ में ही ले गया था. पिज्जा का रेट 399 का पिज्जा, गार्लिक ब्रेड 159, चोको लावा केक 209, कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिला के मैं ऐसे वहां कैलकुलेट कर रहा था. तो मेरे हिसाब से 800 रुपए का बिल आना चाहिए था. मेरे हिसाब से 800 रुपए का बिल आना चाहिए था. अब हम लाइन में लग गए, हमारा नंबर आया तो हमने सारा अपना ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद वो बोलता है 840 रुपए. मैंने कहा घूसखोरी
नहीं आपको पता है, नहीं हम कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, सामने वाले उस बंदे से बात हो रही है जो ऑर्डर ले रहा है, कह रहे सर आप साइंस बैकग्राउंड से भी होते, नहीं वो हमारी औकात नहीं थी। अरे राठी जी आपकी क्या औकात थी नहीं थी, मैंने क्या घूसखोरी करी। कह रहे 800 रुपए के, मैंने कहा 800 रुपए का पूरा खाना ले रहा हूं, 840 क्यों मांग रहा है, हमें नहीं देनी टिप, अभी से पहले खाने से पहले टिप मांग रहा है भाई, खाने से पहले टिप मांग रहा है हमें नहीं देनी टिप, पहले खाने तो दे, बच्चे का बर्थडे है, नहीं तो आज तो हाथापाई हो जाती। अरे राठी जी आपसे कोई टिप नहीं मांग रहा, और शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि हमें टिप देनी पड़ेगी, आप कहां हमें टिप देंगे। मैंने कहा क्यों, वो तो आज बेटी का बर्थडे है। कह रहे नहीं होता तो, कह रहे तो भी मैं कुछ नहीं करता, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसे लड़ाई मड़ाई करने का। अब मेरी बात सुन, ये 40 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा है, तो कहता है ये 40 रुपए राठी जी जीएसटी है, ये 40 रुपए जीएसटी, 800 रुपए पर 5% जीएसटी है। नहीं मगर मेरे को जीएसटी खानी नहीं है, कह रहे आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले लग रहे हैं बिल्कुल ही, मतलब जो आपको तो आर्ट्स लेना चाहिए था। नहीं मतलब कमाल है, जीएसटी खाने की चीज नहीं है, जीएसटी टैक्स है जो सरकार के पास जाता है, कमाल करते हैं। मैंने कहा यार गरीब आदमी से क्या जीएसटी लेना। इतने में विवेक पीछे आ गया, पीछे आके लाइन में लग गया, वो अपने वो उसका मैंने फोन देखा, तो आईफोन प्रो था, प्रो अपने दोस्तों से, और ब्रो व्हाट्सएप, यार कितने पिज्जा लाऊं, 3, अरे यार 3 तो कम पड़ेंगे यार, 4 ले आता हूं, भूखे नहीं रहने चाहिए यार, फिर रात को भी भूख लगती है यार, फिर तुम वो गंदी गंदी महंगी खिलाते हो। मैंने मैं तो 4 पिज्जा लाऊंगा, और ऐसा करता हूँ 6 गार्लिक ब्रेड और 12 चोकोलावा केक, है ना, ठीक है। मैंने कहा ये पीछे वाले है ना विवेक, ऐसा करो आप ना 40 रुपए इनसे ले लो एक्स्ट्रा। अरे देख रहे हो ऑर्डर किस हिसाब से सोच रहा है, इससे आप 40 नहीं 400 रुपए ज्यादा ले लोगे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हम गरीब आदमी के लिए फर्क पड़ता है यार, क्यों नहीं समझते, सही बात है कि नहीं है। कहते हैं नहीं राठी जी ऐसा नहीं हो सकता, विवेक भाई चाहे अमीर हो और आप चाहे गरीब हो, अगर दोनों डोमिनोज पर खाना खाने आए हैं तो दोनों को जीएसटी का बर्डन बियर करना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है एंड ही इज मच रिचर देन यू, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ बर्डन बियर करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी का बर्डन बियर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। नाउ गाइज इसीलिए इसे रिग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव इन नेचर, कि ये टैक्स अमीर गरीब ही नहीं देखता, ये टैक्स ये नहीं देखता कि राठी जी गरीब है और विवेक अमीर है, जबकि इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट कैन कम इन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा, इसीलिए उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए सालाना है तो मैं लेट्स से 70,000 टैक्स देता हूं, और वहीं संजीवनी की इनकम 50 लाख रुपए है तो वो ज्यादा टैक्स देता है, वो 17 लाख रुपए टैक्स देता है, उसमें दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं देते। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स देगा। तो आपसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया, इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर वेयर एज जीएसटी इज रिग्रेसिव इन नेचर, ट्रू, और यही क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है। इनकम टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर वेयर इन जीएसटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, फॉल्स। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाई दीज टू डिफरेंसेस, वेल डन। कहते हैं द जीएसटी टैक्सेशन लॉज हैज पुट एन एंड to multiple taxes like excise duty, CST, VAT, service tax, which were levied on different products starting from the source of manufacturing till reaching the end consumer who beared the burden of tax. खैर दोस्तों, हमारे ये जो पुराने टैक्सेस हुआ करते थे, excise duty which was called as a tax on manufacture of excisable goods in India, tax on manufacturing. सीएसटी होता था दोस्तों, अगर सामान फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाता था, फ्रॉम एमपी टू राजस्थान अगर सामान जाता था
तो पुराने लॉ में दोस्तों उस पर एक टैक्स लगता था जिससे बोलते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैट लगता था ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द सेम स्टेट। अगर महाराष्ट्र से सामान महाराष्ट्र में बेचा गया, मुंबई से पुणे बेचा गया, तो वहां पर वैट लगता था। एंड सर्विस टैक्स लगता था जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस देता था फॉर सम कंसिडरेशन। एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता है और दूसरा इंसान उसके बदले में उसे पैसा देता था, कंसिडरेशन दोस्तों, तो सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन आज की तारीख में ये सारे के सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और उसकी जगह क्या आ गया है दोस्तों? उसकी जगह दोस्तों आ गया है जीएसटी। However, under the old taxation system also, old taxation system में भी the burden of tax used to go on to, burden of tax किसके ऊपर जाता था? कंज्यूमर पे। जीएसटी में भी burden of tax किसके ऊपर जाता है? burden of tax goes on to दोस्तों, फटाफट बताइए, फटाफट, कंज्यूमर के ऊपर। कहते हैं till reaching the end consumer who bears the burden of tax. In short, GST has been introduced to replace multiple indirect taxes levied by state and central governments in order to simplify the indirect tax system. दोस्तों मैं आपको बताऊं जीएसटी की क्या जरूरत पड़ी। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, अगर कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन अगेन रेज योर हैंड एंड आई विल इनवाइट यू ओवर द कॉल। ऑलराइट, अगर आपको कोई डाउट है तो यू गाइस कैन अगेन, किसी बच्चे ने गलती से किया हो तो कोई बात नहीं। दोस्तों पुराने, अगर जैसे घर पे मैं आप लोगों से पूछूं, एक आपके घर पे, सबके घर पे टीवी होगा। अच्छा आप लोग बताओ, टीवी का जो रिमोट होता है दोस्तों, कई बार उसमें सेल डलते हैं और सेल वीक हो जाते हैं, तो आप टीवी नया खरीद लाते हैं, कह रहे अच्छी पुराने सेल हो गए, चलो मम्मी टीवी बेच देते हैं और नया टीवी ले आते हैं। कहते मम्मी कहते पहले तेरे को बेचूंगी, ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन बेचूंगी पहले तेरे को। मतलब रिमोट खराब होने पर क्या आप टीवी बदल देंगे? द आंसर इज नो, नहीं। उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद टीवी ना बीच में ऐसे फ्लिकर होने लगा। हाँ जी गाइस, फ्लिकर होने लगा, कोई छोटी मोटी दिक्कतें आने लगी। तो आप क्या करते हो दोस्तों? आप क्या करते हो? रिपेयर वाले को बुलाते हो, रिपेयर करता है, 500-1000 रुपए लेता है और चला जाता है। विवेक कह रहा है नो वी गिव स्लैप्स टू रिमोट। ये तो होता ही है, ऐसे 1-2 दिन तो ऐसे करके निकालते हैं, 1-2 दिन तो ऐसे करके निकालते हैं। फिर मेरे को हरप्रीत ने बताया, राठी जी एक और तरीका है रिमोट को ठीक करने का, सेल को। मैंने कहा क्या? कह रहे राठी जी सेल निकाल के 2-3 बार उसे जोर से चबाओ, आगे पीछे चबाओ राठी जी। मैंने कहा अच्छा। कह रहे फिर देखो 1-2 दिन और चल जाएंगे। ये हिंदुस्तानी जुगाड़ दोस्तों कोई नहीं भूलता है, करते हो ना। ये देखो आरती करी, हंसने लग गई, मतलब समझ जाओ कि ये बच्चे भी उनमें से हैं और इनके घर पर भी सेम काम होता है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, कभी घर पे सेल ना हो, क्रिकेट मैच आ रहा हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रही हो दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। ऐसा कर सकते हैं, एक आधा बार वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है तो फटाफट काम हो जाता है। हाँ जी ऑल राइट गाइस, होता है। देखो सारे बच्चे, इनको इनकम टैक्स के बारे में पूछो कुछ नहीं आता, जीएसटी के बारे में पूछो आधा अधूरा आता है, फालतू फालतू सारी जानकारी, घर के जुगाड़ पूछो सारे आते हैं। हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई, ऑल आर मिडिल क्लास बाय हार्ट। ये बात विवेक भाई ने बिल्कुल सही बोली। चलो जी गाइस कहते हैं, अब आते हैं दोस्तों, जैसा मैं आपको टीवी का एग्जांपल दे रहा था कि टीवी में अगर कोई छोटी मोटी खराबी हुई तो आप उसे बदलते नहीं हो दोस्तों, आप उसे रिपेयर कराते हो। ऐसे ही पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जब पता चलता था लूप होल्स है तो सरकार बार बार उसे अमेंड कर करके ठीक करने की कोशिश करती। लेकिन कई बार टीवी दोस्तों इतना आउटडेटेड हो जाता है कि चलते ही बंद हो जाता है। रिपेयरिंग वाला आके बोलता था भाई साहब इसे तो म्यूजियम में रखवाइए, अगर 1-2 साल और रख लिए तो ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मतलब बुरी हालत हो गई है आपके टीवी की। वो मोटा वाला टीवी लेकर बैठे हो अभी तक आप। कहां लोग दोस्तों एलईडी वगैरह के जमाने में आगे बढ़ चुके हैं, 4K 5K वाले टीवी आ रहे हैं
और आप वो मोटा वाला टीवी लेकर बैठे हैं जिसमें पीछे से थप थप मारते रहते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इन दैट केस आपके रिपेयर का खर्चा इज नाउ सिग्निफिकेंट। तो आप क्या डिसाइड करते हो? आप क्या डिसाइड करते हो? नहीं नहीं, अब इस टीवी को दिल से जुदा करने का वक्त आ गया। तो आप उस टीवी को हटाकर दूसरा टीवी ले आते हो। वैसे ही दोस्तों पुराने टैक्सेशन लॉज में इतने लूप होल्स, इतनी दोस्तों दिक्कतें थी, जिनको ठीक करने के लिए जीएसटी को लाया गया। हमने आज सरकार जीएसटी क्यों लाई? पुराने टैक्सेशन लॉज की जो दिक्कतें थी उन्हें ठीक करने के लिए जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। आ जाओ भाई। एज पर द एक्ट, एज पर आर्टिकल 366(12A) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जीएसटी की डेफिनेशन है हमारे संविधान प्रोविजन में जो लिखा है, संवैधानिक में लिखा है, आर्टिकल 366(12A) में लिखा है। कहते हैं जीएसटी, गुड्स and services tax, means any tax on supply of goods or services or both, except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption, guys. This also has a very interesting story to tell, guys. दारू पर जीएसटी नहीं लगेगा सर, दारू पे नो टैक्स। संजीवनी कह रहा आज से ही चालू, आज ही मैं पापा को बोलता हूं, पापा अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है, दोनों दोनों, आपका 30 मेरा 60। हाँ, पापा ने वहीं से आई फ्लाइंग चप्पल। दोस्तों पापा क्या बोलेंगे? बेटा टैक्स लगता है, लेकिन कौन सा टैक्स लगता है? ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, मतलब पुराना टैक्सेशन लॉ आज भी दारू पे लगता है। और पुराना टैक्सेशन लॉ क्या बोलता है? state excise duty on the production or manufacture of alcohol and state VAT on its selling, उसके बेचने पर वैट लगता है दोस्तों। state excise duty on its manufacture and state VAT। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि दारू पर जीएसटी नहीं है। दारू पर दोस्तों दारू पर टैक्स नहीं है, सॉरी, दारू पर टैक्स है। और दारू पे कौन सा टैक्स है? पुराना वाला टैक्स। अब ऐसा क्यों, दारू को क्यों बाहर रखा गया? ऐसा क्यों राठी जी? सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज आ रही थी। बिकॉज अल्कोहल सर्व्स, अल्कोहल ऑलवेज यूज्ड टू फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप लोग जानते होंगे भारत देश में 2 स्टेट्स हैं दोस्तों, विच आर नोन एज ड्राई स्टेट्स, विच आर नोन एज ड्राई स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? गुजरात एंड बिहार। गुजरात एंड बिहार, गुजरात ने पहले बंद किया, फॉलोड बाय बिहार, उन्होंने बंद कर दिया, जहां पर दोस्तों नॉर्मली दुकान पर जाकर आपको दारू नहीं मिलती। अब in that scenario, in that case, guys, everybody has to help me out. Everybody has to help me out. इन दो स्टेट्स पर दोस्तों, ये 2 स्टेट्स नॉर्मली नहीं बेचते हैं दुकान पर। बाकी सारे स्टेट्स जो कि बड़े बड़े लाइसेंसेस देके दुकान खुलवाते हैं, और दोस्तों उनको मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था दोस्तों। अब इन दैट केस क्या हुआ दोस्तों, जब मोदी जी ने कहा है कि सारे गुड्स और सर्विसेज साथ में आ रहे हैं। अब इधर देखिएगा दोस्तों, एवरीबडी, सारे गुड्स और सर्विसेज, जैसे गुड्स के बेचने पर जो टैक्स लगता था, गुड्स के बेचने पर वो वैट लगता था या सीएसटी लगता था? सीएसटी होता था इंटर स्टेट में, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो सीएसटी। वैट होता था जब एक स्टेट से उसी स्टेट में जाता है। और ये दोनों ही किसके पास जाते थे? दोनों जाते थे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के पास। जबकि दोस्तों अगर कोई सर्विसेज दी जाती थी, अगर कोई सर्विसेज दी जाती थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर विच अ कंसिडरेशन इज चार्ज, सर्विसेज पर दोस्तों एक टैक्स लगता था नोन एज सर्विस टैक्स, जो किसकी गोदी में जाता था, किसकी झोली में जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में जाता था। जब जीएसटी आया दोस्तों, व्हेन जीएसटी केम इनटू फोर्स, ये एक बॉक्स बना देता हूं दोस्तों, जब जीएसटी आया तो ये डिसाइड हुआ कि स्टेट वाले अपना सारे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे और जीएसटी के अंदर डाल देंगे, और सेंट्रल वाले अपनी सारी सर्विसेज लेकर आएंगे और जीएसटी के एम्बिट में डाल देंगे। सो दैट आज की तारीख में जब भी कोई सामान बेचा जाएगा
तो उस पर दोनों मिलकर टैक्स लगाएंगे। आज की तारीख में अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई टीवी खरीदते हैं, लेट्स से मैं बगल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा कुछ भी खरीदता हूं, तो उस पर सीजीएसटी विच गोज इनटू द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी लगता है। और आज की तारीख में अगर मैं किसी सर्विसेज लेता हूं, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं खाना खाने, मैं सैलून जाता हूं, मैं मूवी देखने जाता हूं, मैं किसी होटल में स्टे करने जाता हूं, तो सर्विसेज के केस में भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। मतलब दोनों अब बराबर में बांट लेते हैं। सही बात है कि नहीं? तो मोदी जी तो अपनी सारी सर्विसेज लेकर आ गए और उन्होंने जीएसटी के वो उस बॉक्स में डाल दिया। स्टेट वालों ने दोस्तों सारी की सारी दोस्तों क्या करा, क्या बोलते, गुड्स डाल दिए। लेकिन एक गुड्स, लेट्स से इसे आप बोतल समझ लीजिए दारू की दोस्तों, या रियल लाइफ एग्जांपल लेना है तो एक बोतल लेकर आऊं, बताओ। एक लेकर आते हैं दोस्तों, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। मैं पीता नहीं हूं दोस्तों, ये तो मैडम, मैं लेकर आता हूं दोस्तों फॉर द पर्पस ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी गाइस, ये लीजिए, ये लीजिए दोस्तों, ये दिख रही है एक बोतल दोस्तों, दिस इज वाइन बॉटल। ओके गाइस, हाँ जी, डोरबेल विजी बॉटल। सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिलीवर अल्कोहल थ्रू जोमेटो, स्विगी। मेरे से कम पूछते हैं आजकल, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड ऑन देयर ओन। कई बार मैसेज करते हैं तो मैं इग्नोर कर देता हूं पुलकित बेटा। अब इधर देखिए दोस्तों, अब स्टेट वालों ने क्या किया, इस बोतल को पीछे छुपा लिया ऐसे। मोदी जी कह रहे हैं सारे स्टेट वाले क्या करते हैं, इस बोतल को अपने एक एक पीछे छुपा लेते हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं ये क्या हो गया, स्टेट वालों के सबके कमर कैसे दुख गई। उन्होंने क्या किया दोस्तों, ये जो बॉक्स बना हुआ था उसमें दारू नहीं डाल रहे थे, उसमें वो अल्कोहल नहीं डाल रहे थे। अब मोदी जी कह रहे हैं यार सारे स्टेट वालों ने हाथ पीछे। तो उन्होंने अपने ही भाई योगी जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर, कह रहे हैं योगी भाई क्या हुआ, सब ठीक? कह रहे हैं हाँ बढ़िया बढ़िया। कह रहे हैं ये दूसरा हाथ आगे करिए। कह रहे हैं नहीं नहीं पीछे ही रहेगा, दूसरा हाथ आगे करिए। तो उन्होंने ये वाला हाथ पीछे किया और ये वाला हाथ आगे, ये लीजिए आगे कर दिया। कह रहे अरे अब ये वाला हाथ चला गया पीछे, दोनों हाथ आगे करिए। मोदी जी ने गुलगुली करना चालू कर दी, गुलगुली करना चालू कर दी। योगी जी का हाथ पकड़ा और देखा बोतल, कर बोतल सुबह सुबह पीकर आए हो। वो कह रहे अरे अरे मोदी जी कैसी बातें कर रहे हैं, राम राम। अरे मैं पीकर नहीं आया हूं, मैं इसको जीएसटी में नहीं लाना चाहता। और सारे स्टेट वालों के भी पीछे, हाँ जी यही है। वो देखिए वो दीदी बैठी है, दीदी ममता बनर्जी, उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लों में छुपा रखा है ऐसे। अरे सबने छुपा रखा है, दारू कोई आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। कह रहे हैं अरे मेरे को भी पीने की आदत नहीं है। कह रहे हैं आपके पीने की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? वी आर टॉकिंग अबाउट कि दारू हम जीएसटी एम्बेड में नहीं लाएंगे। एंड क्यों? बिकॉज alcohol serves the major source of revenue for the state government which they were not ready to share. So for the purpose of confirmation कि कल को उठ के मोदी जी कोई नोटिफिकेशन द्वारा ये ना कर दें कि दारू को भी जीएसटी में लाया जाता है, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ही लिखवा दिया गया। इसीलिए उसे कहां लिखवा दिया गया दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ही लिखवा दिया गया। और क्या लिखवाया गया दोस्तों? कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आ जाओ भाई, नोट नंबर 1।
कहते हैं टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। टोबैको इज within the purview of GST. However, the central government has also retained power to levy excise duties on tobacco products in India. Resultantly, आज की तारीख में दोस्तों टोबैको पर जीएसटी भी लगता है एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या दोस्तों टोबैको विच इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, सरकार ने उस पर ज्यादा सब्सटेंशियल रेवेन्यू कलेक्ट हो और सरकार कहती है कि लोगों का कंजम्पशन कम होगा। अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों टोबैको इज वन थिंग जो एडिक्ट होता है। अब मैंने सोनू को कितनी बार बोला छोड़ दे सोनू, ऐसे करके और क्या हाल चाल है। अरे मैंने कहा पहले थूको फिर बात हो पाएगी। अरे राठी जी अभी तो मुंह में डाला था, थोड़ी देर तो मुंह में। अरे सोनू भाई सुनने को राजी नहीं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है कि सोनू का अगर तंबाकू कम कराना है तो उस पर टैक्स ज्यादा लगाओ, मगर सोनू ढीठ का ढीठ दोस्तों पूरा खाएगा। तो इन दैट केस सरकार को पता है टोबैको का कंजम्पशन कम नहीं होगा लेकिन सरकार की झोली भरती जाएगी। And therefore tobacco is subject to two taxes. One is central excise duty, पुराना टैक्स, एंड दूसरा जीएसटी। अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीएसटी तो दोनों के बीच में बढ़ता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। और क्या ऑपोजिशन पार्टी वाले इस चीज पर दंगा करेंगे? आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आके कहेंगे देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया, जर्दा महंगा कर दिया? क्या दोस्तों कोई भी ऑपोजिशन पार्टी वाला आके ये तो नहीं बोलेगा ना टोबैको को महंगा कर रहे हैं। तो सरकार क्या बोलेगी टोबैको को क्यों महंगा कर रहे हैं? बिकॉज उससे कंजम्पशन कम हो। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? आया ना? वैसे ही दोस्तों नोट नंबर 2, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, जिसे चरस गांजा बोला जाता है, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स आर विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। वो भी जीएसटी में आ गए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले इनकी पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले इनकी पावर थी। आप लोग देखते हैं दोस्तों कितने ज्यादा ड्रग्स यूज किए जाते हैं। एंड दोस्तों जो जिसकी पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। तो उन्होंने देखा मोदी जी अच्छा तंबाकू पर ये अभी भी पुराना वाला लगा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने भी मोदी जी को देखा देखी कहा कि जो ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स से जुड़ी हुई हमारे पास पावर थी टू लिवाई एक्साइज ड्यूटी, आज भी हम वही लगाएंगे। अब इसमें मोदी जी स्टेट वालों को नहीं बोल सकते ओहो चरस गांजे पर इस पर ये टैक्स लगा रहे हैं, ऐसे तो मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते ना, लोग बुरा मान जाएंगे। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, आज भी दोस्तों इन केस ऑफ ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, उन पर दो टैक्सेस लगते हैं, पुराना स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी, ऑल राइट गाइस। सर बाय द वे ये सब तो बैन है ना बेटा, बैन है इलीगल चीज, इलीगल चीज बैन है। आज मैं अंगद बेटा, मैं अल्कोहल की दुकान विदाउट लाइसेंस नहीं बेच सकता। आज मेरे पास ये अल्कोहल की बोतल है, क्या दोस्तों सब्जी वाले की तरह मैं भी रेडी लगा लूं? है 30 ml 100 रुपए का, 60 ml 150 का, सोडा फ्री, सोडा फ्री, सोडा फ्री, क्या दोस्तों लगा लूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई डू नॉट होल्ड अ लाइसेंस टू सेल अल्कोहल। लाइकवाइज बच्चे, आपको लाइसेंस चाहिए होता है टू डू एनी प्रोडक्ट, एनी टू सेल एनी प्रोडक्ट सच एज ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, ड्रग्स। कई जगह कई तो मेडिसिन में यूज होते हैं दोस्तों ये सारी चीजें। अल्कोहल, अल्कोहल क्या मेडिसिन में यूज नहीं होता? कई मेडिसिन में यूज होता है, कई मेडिसिन में यूज होता है। विकास ने तो मेरे को बताया एक दिन,
विकास मेरा दोस्त, विकास यादव, मेरे को फोन करता है, कहता अरे यार राठी भाई, यार 2 अक्टूबर आ रही है। मैंने कहा हाँ यार, गांधी जयंती है, गांधी जी को याद करेंगे, उनके भजन सुनेंगे। कह रहे हैं अरे ओ भजनवाड़ी, यहाँ पूरा का पूरा वो खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, और कल छुट्टी है, तो मैं कैसे काम चलाऊं। मैंने कहा भाई अभी छुट्टी है तो एक दिन रिलैक्स भी दे दे अपने लीवर को। कह रहे हैं राठी वो नहीं हो पाएगा। तो भाई ने जाकर वो खरीद ली कोरेक्स। कोरेक्स एक कफ सिरप होती है विच कंटेन्स अ लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल। भाई साहब कोरेक्स और सोडा मिला के पी रहे हैं विकास में। वो तो चलो अच्छा हुआ, कोरेक्स भी पीने की चीज है, कोरेक्स भी पीने की चीज है। विवेक भाई का फोन आया, कह रहे राठी जी मेरे को भी दारू नहीं मिल रही है, मैं तो सोच रहा हूँ हैंड सैनिटाइजर ले आऊं, मैंने सुना उसमें भी अल्कोहल होता है। मैंने कहा अरे भाई मर जाएगा, मत करियो, मर जाएगा मत करियो। हाँ जी गाइस, वो तो मैंने रोका किसी तरह। हाँ जी ऑलराइट, तो अगर किसी चीज का लाइसेंस है तो आप बेच सकते हो। किसी चीज का आप कौन सा पीते हो, मैं तो छाछ वाला बंदा हूं, लस्सी छाछ दूध हल्दी दूध ये वाला। लाइसेंस अवेलेबल फॉर ड्रग सेलिंग। पुलकित बेटा दुकान नहीं खोलते हैं अपन लाइसेंस की, ड्रग्स की, बट टू process it you have to take license from the state government, and then it can only be sold out to certain categories of distributors. So there are lot of restrictions. Okay, आ जाओ भाई। इधर ध्यान से सुनिएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1, goods and services tax shall be levied on supply of goods or services or both except कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 366(12)A में दोस्तों कौन सी चीज थी जिस पर दोस्तों जीएसटी नहीं लग सकता? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बर्डन फाइनली फॉल्स ऑन टू, हाँ जी किस पर बर्डन आता है? कंज्यूमर पर बर्डन आता है। द फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन द कंज्यूमर। आ जाओ भाई। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां तक कोई डाउट है दोस्तों तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। फटाफट बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। anyone having any doubt whatsoever, I'll be happy to help you out. चलो जी बढ़ते हैं फिर आगे। नो सर, ऑल क्लियर, वेल डन। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किसके लिए? सरकार के लिए। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये 1 से 2 मार्कर में आ सकता है। इसमें ना हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन हमारे पास आई थिंक यहां पर जो पॉइंट्स हैं टोटल 7 पॉइंट्स हैं, और आउट ऑफ दो 7 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डन 3 to 4 पॉइंट्स इजीली। आउट ऑफ दो 7 पॉइंट्स अपन 3 से 4 पॉइंट्स कर चुके हैं। जैसा पहला पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर whom? इट इज फॉर गवर्नमेंट। तो कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यू वोंट बिलीव दोस्तों, सरकार एक महीने में, जिसे वो जनरली क्या बोलते हैं, एक टैक्स पीरियड में, the amount of GST that the government receive is more than at an average 1,25,000 crores। आपको पता चला मैं कितना अमाउंट बोल रहा हूं? 1,25,000 करोड़। दिस इज व्हाट दे कलेक्ट ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, एक महीने का टैक्स। जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जीएसटी। इसीलिए उन्होंने पहला फीचर ये डाला, भाई हमारी कमाई होती है इससे, हमारी कमाई। तो कहते हैं पहला
Indirect taxes contributes the major portion of total tax collected by the central and state government. दूसरा, tax on goods and services. दोस्तों, indirect taxes तो tax on goods and services ही होते हैं, तो there is nothing new about it. कहते हैं indirect taxes are levied on commodities at the time of sale, import, export and rendering of services. Fair enough. थर्ड पॉइंट, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच. ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर है. नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आपको डायरेक्टली फील नहीं होता कि आपके ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन ये उन्हीं प्रोडक्ट्स पर होता है जो कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होते हैं. जैसे कि दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में आप एक पैकेट ऑफ मैगी खरीदते हो, 20 रुपए वाली आपने मैगी खरीदी. अब आपको पता है, आपके माइंडसेट में है, यार आज मैगी खानी है, दोस्त आ रहा है, मैं मैगी लेकर आता हूं. तो आप घर से 20 रुपए लेकर जाते हो और 20 रुपए के आपने सामने वाले को 20 रुपए दिए, उसने आपको मैगी दे दी. लेकिन क्या आपको पता है कि 20 रुपए में जीएसटी इंक्लूसिव है? इसीलिए अगर आप देखो तो पैकेट पे लिखा होता है 20 रुपीज और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. वो ऑल टैक्सेस इज जीएसटी. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो वहां हमें डायरेक्टली पिंच नहीं होता, बिकॉज वी हैव दैट परसेप्शन कि मैगी 20 रुपए की आती है, जबकि एक्चुअल में मैं बोलूं तो मैगी 16 रुपए की है, 4 रुपए तो जीएसटी है, या मैगी 18 रुपए की है, 2 रुपए तो जीएसटी है. लेकिन क्योंकि हमें वो नजर नहीं आता, बिकॉज दैट इज प्राइमा फेसी नॉट विजिबल टू अस, हमें वो डायरेक्टली हिट नहीं करती, डायरेक्टली पिंच नहीं करती. जबकि ऐसा नॉर्मल सिनेरियो में, हर सिनेरियो में नहीं होता. अगर आप वही चीज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ खाना खाने, तो क्या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसके ऊपर क्या जीएसटी लगता है? तो वहां क्या पिंच होता है? पिंच होता है, हाँ जी पिंच होता है. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पॉइंट नंबर 3 इज अ लिटिल डिबेटेबल पॉइंट, जहां पर वी कैन डिबेट अबाउट इट अ लॉट. दोनों पार्टी सही है कि कई जगह तो वो पिंच करता है और कई जगह पिंच नहीं करता है. ओके कहते हैं द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी जनरली इंक्लूड्स द टैक्सेस. कहते हैं फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ पैकेट ऑफ चिप्स, द प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. द कंज्यूमर हैज द माइंडसेट that he will have to pay ₹20 in order to purchase a packet of chips without knowing the amount of tax that will be paid to the government. Thus, the taxpayer, the consumer does not feel the direct pinch while paying indirect taxes. However, such a situation arises only where the product or service is inclusive of taxes. Where the product or service is exclusive of taxes, it does pinch you. वो आपको हिट करता है. नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी का क्या मतलब है? इन्फ्लेशनरी का मतलब है कि भाई साहब, जो भी आपका जीएसटी होता है वो प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लगाया जाता है. Thus it makes it expensive because that is what the government receives. तो कहते हैं indirect taxes are levied over and above the cost of the product or services which makes it expensive. तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने चार क्या करे हैं, फीचर्स करे हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं. पहला, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. दूसरा, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तीसरा, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच. चौथा, इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेट करता है, इन्फ्लेट मतलब वैल्यू को बढ़ाता है. ब्रॉडर स्कोप, इसका तो नाम होना चाहिए था ब्रॉडेस्ट स्कोप, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम, इफ आई टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम alcoholic liquor for our human consumption and 5 PPs, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप लोग जानते होंगे कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आज भी पुराना टैक्सेशन सिस्टम चलता है. However, GST shall be levied at a later point of time when the government decides it is the right time to do so. है ना guys? तो in that case, in that scenario, सरकार ने कहा पांचवा, broader scope. Other than 1, 2, 4, 5 products, indirect taxes are levied on everything that you can ever imagine. जो भी सोच सकते हो हर चीज पर टैक्स है. इसीलिए बोला है broader scope. We cover majority of the goods and majority of the services under the ambit of GST. हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है. अगर सरकार को लगता है
कि इन पब्लिक इंटरेस्ट, सो टू डू, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज को माफ कर दिया जाए जीएसटी से हटा दिया जाए, तो उनको वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, जिस पर हमारा चैप्टर नंबर 4 है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। जैसे कि एजुकेशन की बात करें, आज मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस देकर आया, तो क्या उस पर जीएसटी लगा? नहीं, क्योंकि वो स्कूल में गई है और स्कूल सरकार की तरफ से माना जाता है कि बहुत बेसिक नेसेसिटी, राइट टू एजुकेशन वाला है, तो इसको माफ रखा जाए। Even though I paid 90,000 rupees fees for a span of 3 months, 3 महीने के लिए, मतलब 1,000 रुपए की दिन की पढ़ाई हो रही है। बता ऐसे क्या पढ़ाई हो रही है भाई? ओके गाइस, तो कई जगह एजुकेशन में, अब जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर वाला है, वहां पर जीएसटी लगेगा। प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस। आ जाओ भाई, ब्रॉडर स्कोप। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ ह्यूज टैक्स बेस. It covers majority of the products or services within its ambit, leading to higher revenues for the government. All right, so broader scope है, majority of the products and services are covered. Promotes social welfare. क्या करता है जीएसटी? प्रमोट करता है किस चीज को? सोशल वेलफेयर को। हमने मोदी जी से पूछा कैसे टैक्स कैसे प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को? तो मोदी जी ने कहा देखो, कई चीजें होती हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे कि टोबैको, जैसे कि सुट्टा, उन पर ना हम ज्यादा टैक्स लगाते सो दैट उनका कंजम्पशन कम हो, इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं सोशल वेलफेयर। मैंने कहा रहने दो मोदी जी, मन ही मन तो लड्डू फूट रहा है कि जितना ज्यादा तुम फूकोगे उतना ज्यादा मेरी झोली भरेगी। कहते हैं अब जो बात है सो है, अब उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि लोग सुट्टा छोड़ें। नहीं, बीच में आपने गैप दिया था, कह रहे वो उसकी चीज मैंने अपने मन में बोल दी, ना छोड़े। हाँ जी गाइस, तो कहते हैं, हाँ जी गाइस, जैसे अभी रेलवेज एग्जेम्प्ट हो गया, रेलवेज की सारी चीजें एग्जेम्प्ट नहीं हुई है सोनू बेटा, आ जाओ, कुछ चीजें स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करी गई हैं। कहते हैं हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, दैट इज सिन प्रोडक्ट्स सच एज टोबैको. This not only reduces their consumption but also enables the government to collect substantial revenue. All right. And last point, guys, last point, regressive in nature. Regressive in nature. कहते हैं indirect taxes does not differentiate between the rich and economically challenged, as both have to bear the same burden of tax. This is also a demerit of indirect taxes, due to which the income gap between the rich and the poor shall further increase. ये विवेक वाला एग्जाम्पल गाइस, ये विवेक वाला एग्जाम्पल। Everyone clear about it? Everyone clear about it? मजा आया फीचर्स को समझने में? लास्ट 3 फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं। ब्रॉडर स्कोप, प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड रिग्रेसिव इन नेचर। क्वेश्चन आता है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसमें स्टूडेंट शुड राइट, ये मेरी एडवाइस है, स्टूडेंट शुड राइट पॉइंट वाइज इन द क्वेश्चन। हमेशा दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखिए। एक बड़े से पैराग्राफ में 4-5 पॉइंट्स मत डालिए, हमेशा पॉइंट वाइज डालेंगे तो सामने वाले के लिए चेक करना इजी रहता है। And the more easier you make it for the person checking your paper to do so, the more marks is what you're gonna get. तो उसको ना आप हमेशा, इसीलिए मैं क्या बोलता हूं ऐसी चीज में, बिकॉज जो इंसान पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है और उनको पेपर जनरली वो जल्दी चेक करते हैं। कोई आराम से दिन में 5-7 पेपर चेक नहीं करते, दिन में दे हैव टू चेक अराउंड 30 to 40 पेपर्स एंड वन पेपर टेक्स अराउंड लेट्स से 10 मिनट्स। तो 30 पेपर्स मतलब 300 मिनट, which is equivalent to 5 hours of paper checking, which is not an easy thing to do, because I also, जब फेस टू फेस क्लासेस होती थी ना, पेपर चेक करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो स्टूडेंट शुड राइट पॉइंट वाइज, आप सामने वाले के लिए पॉइंट वाइज लिखो, और जहां पर आपकी हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला पूरा नहीं पढ़ पाता है।
In such questions, heading of the point is important and should be written as it is. Number of points that a student should write will depend upon the marks allotted to the question. Okay guys. ब्रॉडर स्कोप मतलब बेटा कि सारे प्रोडक्ट्स और सारी सर्विसेज को जीएसटी एम्बिट में लाया गया. ब्रॉडर मतलब ब्रॉड का क्या मतलब होता है? ब्रॉड कि हमने सारी चीजों को जीएसटी एम्बिट में ले आए हैं सो दैट गाइस हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल सके. हाँ, मैंने फिर भी वही चीज बताई, अगर सरकार को लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट की कुछ प्रोडक्ट्स कुछ सर्विसेज को माफ किया जाएगा तो माफ किया जाएगा. एवरीवन. अच्छा गाइस, यहां पर आके मैं जरा सा रुक रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, आर यू फाइन विद द स्पीड? अभी दोस्तों स्पीड मैं बोलूंगा बहुत एक नॉर्मल स्पीड चल रही है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं. इट इज नॉट सीमिंग लाइक एज इफ इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, but only for the first week or so we'll go at a very slow speed, and once you get to my teaching habits ना कि अच्छा राठी सर ऐसे डिलीवर करते हैं, तो उसके बाद होता है ना गियर नंबर 1 से गियर नंबर 2 पर जाऊंगा, गियर नंबर 2 से गियर नंबर 3 पर जाऊंगा. तो एवरीबडी हैज टू लुक इट दैट वे. अभी क्योंकि इट इज वेरी वेरी बिगिनिंग एंड यू गाइज आर गेटिंग यूज्ड टू मी, आई एम गेटिंग यूज्ड टू यू. अपन धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे. ऑलराइट गाइस, लेकिन कभी आपको ऐसा लगे अरे राठी जी आज तो सिर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं फिर गियर थोड़ी सी पीछे ले लूंगा, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके, लास्ट में उड़ा देंगे. मेरे को लग ही रहा था सोनू अभी तक बोला क्यों नहीं. यही होता है सोनू, ज्यादा नशे करने का काम, लास्ट में उड़ा देंगे. नालायक. नहीं उड़ाऊंगा, कभी भी नहीं उड़ाऊंगा. हाँ जी. Okay, and I am really happy to tell you that we are almost done with an hour. अब वक्त का एहसास नहीं होना चाहिए. अगर वक्त का एहसास हो रहा है तो कहीं टीचर में गड़बड़ हो रही है. वक्त का एहसास नहीं होना चाहिए कि कब निकल गया घंटा, कब निकल गया 1 घंटा पता ही नहीं चला. तो मजा है पढ़ने का, तो मजा है पढ़ने का. ऑलराइट गाइस, you are enjoying. Good. Now moving on to journey of GST in India. GST की हिस्ट्री बता रहा हूं, GST की हिस्ट्री बता रहा हूं अब आप लोगों को. दोस्तों, GST तब हिंदुस्तान में आ गया था जब आप हिंदुस्तान में नहीं आए थे. जब आप दुनिया में नहीं आए थे तब से GST की शुरुआत हो गई थी. क्या बात कर रहे हैं राठी जी? हाँ, आप लोग आए होंगे 2004-5 में लगभग, या 2004-5 नहीं तो 2002-3 में. लेकिन जीएसटी कब से चालू हो गया था दोस्तों? 2000. In the year 2000, a committee was set up by the then Prime Minister of our nation, Shri PM Atal Bihari Vajpayee साहब, to design a GST model. धीरे धीरे वक्त बदला दोस्तों. 2004 में 2004 सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स हेडेड बाय मिस्टर विजय केलकर. तो इस टास्क फोर्स को क्या बोला जाता था? केलकर टास्क फोर्स, क्योंकि उस टास्क फोर्स को लीड कौन कर रहे थे? मिस्टर विजय केलकर. इसीलिए क्या बोला जाता था? केलकर टास्क फोर्स ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, विच इन 2004 रेकमेंडेड कि भाई जीएसटी को आना चाहिए और पुराना टैक्सेशन सिस्टम अब भारत देश से चला जाना चाहिए, क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में बहुत कमी पेशियां हैं. फिर क्या हुआ? 2006 में यूपीए सरकार आ गई, मतलब कांग्रेस विद अलायंस. यूपीए सरकार आई. कहते द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब. उन्होंने अपनी बजट स्पीच में बोला 2006-7 में कि जीएसटी भारत देश में इंट्रोड्यूस करा जाएगा फ्रॉम द 1st of April 2010. मतलब 2006-7 में बोला कि भाई जीएसटी इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव लॉज दैट विल एवर बी इनकॉर्पोरेटेड इन एनी नेशन. इतना ज्यादा बड़ा लॉ है ये, और इस बड़े लॉ को पूरा प्रोसेस करने में, बनाने में, विदाउट एनी लूपहोल्स, वी आर गोना टेक टाइम. तो 2006-7 में अनाउंस किया कि हम 1 अप्रैल 2010 तक क्या लाएंगे दोस्तों? जीएसटी लाएंगे. फिर गाड़ी आगे बढ़ी. कॉन्स्टिट्यूशन 115th
अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो लैप्स कर गया। 2011 की कहानी दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी। अब 2011 में यूपीए सरकार ही थी, 2009 में भी यूपीए सरकार आई, कांग्रेस विद अलायंस। अब जैसे ही जीएसटी की बात होती थी, क्योंकि जीएसटी, मेरी बात आगे आप सीखेंगे, अगर आज के सेशन में टाइम मिला तो आज, नहीं तो अगले सेशन में, कि जीएसटी के आने पर स्टेट्स को धक्का लगा था, स्टेट्स वालों को धक्का लगा था। और क्योंकि अलायंस में बनी थी, जैसे कि इस बार 2024 में बीजेपी खुद से मेजॉरिटी में नहीं आई, गाइस, बीजेपी खुद से मेजॉरिटी में नहीं आई, एनडीए सरकार पावर में आई है, जिसमें बीजेपी इज वन पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। वैसे 2011 में जब कॉन्स्टिट्यूशन 115 अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे ना 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 ना, जीएसटी नहीं आने देंगे, क्योंकि जीएसटी के आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो रहे थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन 115 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश तो हुआ, लेकिन वो फेल हो गया, वो पास नहीं हुआ। फिर आगे क्या हुआ जीएसटी के बारे में राठी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। अच्छा सॉरी, 2006 के बाद 2009 इधर आएगा। based on discussions within and between the committee, the central government FDP, first discussion paper, which is like the first legal document relating to GST, was released in November 2009. फिर 2011 में वो लैप्स हुआ। अब आते हैं दोस्तों 2014 में। 2014 में दोस्तों एनडीए सरकार पावर में आई, मोदी जी पावर में आए, और 2014 में दोस्तों मोदी जी मेजॉरिटी से पावर में आए। बीजेपी की अकेली ही सीट्स मेजॉरिटी क्रॉस कर गई थी, तो उन्हें अपनी अलायंस वाली पार्टियों से ये डर नहीं था कि वो हाथ छोड़ देंगे, ये डर नहीं था, वो धमकियां देते थे जैसे पहले, वो डर नहीं था। तो मोदी जी ने आते ही कहा था कि भाई साहब, भारत देश में टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे अटक फटक गया है, अब उसको सुलझाना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि भाई साहब जीएसटी लाया जाएगा हिंदुस्तान में, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल पेश किया गया इन दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 में संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ी। संविधान में बदलाव करने की क्यों जरूरत पड़ी वो भी मैं बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। 2015 में वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में पास हुआ। कहते हैं जीएसटी बिल पास्ड इन लोकसभा में पास हुआ ऑन 6 मई 2015, बट नॉट पास्ड इन राज्यसभा, वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ। तो जीएसटी बिल लोकसभा में 6 मई को पास हो गया, लेकिन अपर हाउस में अभी पास नहीं हुआ। अपर हाउस में बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे। अब द बिल with certain amendments was finally passed in Rajya Sabha on the 3rd August 2016. 3rd August 2016 को दोस्तों राज्यसभा में भी पास हुआ, और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिल गए, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, प्रेसिडेंट से कंफर्मेशन मिल गई, एंड देयर आफ्टर रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता है ना दोस्तों, that is how a law is passed in India. It is presented in both the houses of parliament, be it मतलब पहले वो किसी में भी पेश हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले लोअर हाउस में ही जाएगा। It has to be presented in both the houses of parliament, लोकसभा, राज्यसभा, and then वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट उन पर असेंट कर देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट उस पर अपने ऑटोग्राफ दे देते हैं दोस्तों, it becomes an act. वो क्या बन जाता है? भारत देश का एक कानून बन जाता है। ऑलराइट गाइस, अब इधर देखिएगा,
and became Constitution 101st Amendment Act 2016. The GST Council has been notified with effect from 12 September 2016. अब कई बच्चे कहते हैं राठी जी, मैंने कहा क्या हुआ? अरे राठी जी ऊपर तो 122वां नंबर था। जब आपने दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी तो उसको 122वां नंबर मिला, और एक्ट होते 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 उसका नंबर 101 कैसे हो गया है? लोग उम्र के साथ बढ़ते हैं, आपने छोटा कैसे कर दिया? अरे मेरे भाई, हर एक बिल जो पेश होता है क्या वो पास होए ऐसा जरूरी तो नहीं ना। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा, इसी पूरी स्टोरी में देखा, बिल और एक्ट 2011 में देखा था। अभी 2011 में 115वां अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था, 115th गाइस। लेकिन क्या वो एक्ट बन पाया? नहीं, वो एक्ट नहीं बन पाया। मतलब बिल में तो उसने नंबर ले लिया अपना, बिल में तो उसका नंबर अलॉट हो गया, बट बिकॉज वो पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ इसीलिए वो कभी एक्ट ही नहीं बना। लाइकवाइज हर एक बिल जो पार्लियामेंट में पेश हो वो जरूरी नहीं है पास हो। समझ में आया? तो उसने अपना बिल में तो नंबर स्लॉट आ गया लेकिन एक्ट नहीं बना। लाइकवाइज दोस्तों जब मोदी जी ने आके करवाया तो उसका 122nd नंबर मिला उसे, क्योंकि इससे पहले 122 से पहले 121 अमेंडमेंट्स की तैयारी, 121 अमेंडमेंट से जुड़े हुए बिल पेश करे जा चुके थे पार्लियामेंट में, जिसमें से 115वां नंबर जीएसटी का ही था, लेकिन 2011 वाला। तो 122nd अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, और जब वो पास हुआ तब तक 100 बिल पास हो चुके थे, और इसको इसीलिए 101st नंबर मिला। तो एवरी बिल जो प्रेजेंट किया जाए जरूरी नहीं है पास हो। तो इस पूरी स्टोरी में आपने देखा कि बिल 2 बार प्रेजेंट हुआ, पास तो वो एक ही बार हुआ, क्योंकि अगर पहले ही पास हो जाता तो फिर से क्यों प्रेजेंट करते? तो बिल जब 115वां अमेंडमेंट बिल पेश हुआ वो पास नहीं हुआ, लेकिन जब बिल का नंबर दिया गया था तो वो नंबर चला गया 115वां। लाइकवाइज जब मोदी जी आए और मोदी जी ने इसे पेश किया तो 122nd अमेंडमेंट बिल नंबर मिला, और जब वो कानून बन गया दोस्तों तो उसको कौन सा नंबर मिला? 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो सर हमें कौन सा याद रखना है आफ्टर ऑल, ये तो बताइए। आपको 101st अमेंडमेंट एक्ट, बिल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इट इज ऑलवेज अबाउट द नंबर ऑफ द एक्ट। एक्ट का क्या नंबर है वो मैटर करता है। Everyone clear about it? Everyone clear about it? आजो भाई। फिर 2017 में आप लोगों को पता है, तब तक आप भी थोड़े बड़े हो गए थे दोस्तों, मस्ट बी अराउंड 14-15 इयर्स। आप लोगों ने भी सुना होगा दोस्तों जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, काफी दोस्तों उस टाइम चर्चा चल रही थी। मार्च 2017 GST Council recommends the CGST, SGST, IGST, UTGST and Compensation Cess Act। ठीक है जी। इसीलिए दोस्तों आज जो हम और हमारे पूरे सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले हैं वो CGST एक्ट पढ़ने वाले हैं, और कई जगह IGST एक्ट पढ़ने वाले हैं। CGST एंड IGST अप्रैल 2017 में CGST, IGST, UTGST एंड कंपेंसेशन एक्ट पास हो गया। मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रूल्स नोटिफाई कर दिए, एंड 30 जून 2017 30th जून 2017 तक ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जेएनके पास देयर एसजीएसटी एक्ट। 2017 तक 30 जून, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 1 जुलाई 2017 जीएसटी लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। तो टिल द 30th जून, 30 जून तक दोस्तों भारत देश में सारे स्टेट्स ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट पास कर लिए थे एक्सेप्ट जेएनके। व्हाई जेएनके वाज लेफ्ट आउट? क्योंकि जेएनके को 2017 तक
आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल प्रिविलेज थी। आप लोग जानते हैं वो स्पेशल प्रिविलेज क्या थी, कि अगर कोई भी कानून हमारी केंद्रीय सरकार बनाती है, any law which has been made by the central government of India, that will apply to the entire country except JNK, क्योंकि JNK को आर्टिकल 370 द्वारा यह पावर थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 370 में कि भाई जो भी मोदी जी कानून बनाएंगे दिल्ली में बैठ के, वो JNK असेंबली में पेश किया जाएगा, JNK के विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अगर अच्छा लगेगा कि भाई हां हमारे ये स्टेट के लिए सही है, तो वो पास करेंगे, अदरवाइज वो पास नहीं करेंगे। तो 30 जून 2017 तक सारे स्टेट्स ने तो मान लिया था और उन्होंने अपने SGST एक्ट पास कर दिए थे, लेकिन JNK में लागू नहीं हुआ था। तो अगर आपसे कोई 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए कि जब 1 अप्रैल 2017 को GST लॉ हिंदुस्तान में अप्लाई हुआ था, तो 1 जुलाई को कौन सा ऐसा स्टेट था जिसमें GST अप्लाई नहीं हुआ था? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो सर JNK में क्या GST नहीं लगता? लगता है, 7 दिन बाद ही लग गया था। 1 जुलाई को GST लॉन्च्ड इन इंडिया, 1 जुलाई को GST हिंदुस्तान में लॉन्च हो गया था। France is the first country in the world which has implemented GST in 1954. France is the first country in the world which has implemented GST in 1954. SGST Act, ये दूसरा नंबर का नोट, SGST Act was passed by JNK on 8th July 2017. CGST and IGST ordinances, मतलब CGST and IGST law promulgated to extend GST to JNK. CGST और IGST भी JNK में लागू हो गया। तो 8 तारीख से दोस्तों, मतलब एक हफ्ते के बाद GST कहां? JNK में भी लागू हो गया। जी हां दोस्तों, JNK में भी लागू हो गया। सर बट डुअल GST नहीं था फ्रांस में। आई हैव अ लिटिल लेस नॉलेज कि जो GST लॉ फ्रांस में इनकॉर्पोरेट हुआ उसमें डुअल था या नहीं था। आई कांट कंफर्म ऑन दिस, हो सकता है ना हो। मतलब इन दैट केस डुअल GST जैसे हिंदुस्तान में लगता है कि एक इनवॉइस पर आप CGST SGST देखते हैं, हो सकता है वहां पर सिर्फ GST लिखा हुआ आता हो और वो GST एक सरकार के पास जाती हो सकता है वहां पर जो मेन गवर्नमेंट है फ्रांस की, उनके पास जाता हो और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो बिटवीन इट्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स। क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट GST? अभी पढ़ा फ्रांस। ए। नेक्स्ट, when was the GST bill passed in राज्यसभा? राज्यसभा में दोस्तों GST बिल कब पास हुआ? राज्यसभा, याद करो याद करो। पहले दोस्तों ध्यान रखना, आप कैसे याद रखेंगे? 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी ने 2014 में 122वां 122nd अमेंडमेंट बिल से पेश कर पाए। 2015 में लोकसभा था, 2016 में राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में तो वो मेजॉरिटी में थे, राज्यसभा में उन्हें मनाना पड़ा, तो डिस्कशन में ज्यादा वक्त लगा। तो जो 2015 वाला ऑप्शन है, 2015 वाला ऑप्शन है, वो तो कैंसिल आउट हो गया। अगर कभी ऐसा हो ना कि MCQ में फंसो तो स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। ओके गाइस, अब गाड़ी आगे बढ़ी दोस्तों, गाड़ी आगे बढ़ी, 2016 में पहुंचे। तो अब 2016 की 3 डेट्स है, 3 अगस्त, 8 सितंबर, 12 सितंबर। अब ये तीनों डेट्स में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज 3 अगस्त। 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, 8 सितंबर को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिले एंड 12 सितंबर को GST काउंसिल फॉर्म हुआ। ये है दोस्तों, ये देखिए
3 अगस्त को पास हुआ, 8 सितंबर को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिले एंड 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ। Everyone clear about it? Everyone clear about it, guys? Discuss the history of GST. एक बार read out the advice by yourself. खैर, because this chapter does not hold weightage of more than 2 marks. मैं इस चैप्टर में से अगर पूछूंगा तो हमेशा एमसीक्यू पूछूंगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो मैं पूछ ही नहीं सकता, 2 नंबर से ज्यादा का तो मैं पूछ ही नहीं सकता गाइस। Just read it out once. Done, guys. Everyone. Perfect. आजा भाई, why GST was introduced in India? मैंने आप लोगों को बताया पुराने टैक्सेशन सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से भारत देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बट बिकॉज दिस इज a long scenario, I will have to go into deep, and because I have just 13 minutes left, मैं आज ये वाला पॉइंट नहीं करवा रहा हूं, ये मैं कल करवाऊंगा, लेकिन आज अभी छुट्टी नहीं हो रही है, हम दूसरे पॉइंट्स कर रहे हैं। पहला, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। खैर ये वाले वो वाले पॉइंट्स हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स as it offers comprehensive and continuous chain of tax credits from manufacturer service provider to retailer by allowing set off of taxes paid at the time of purchase with tax collected at the time of sale, thereby taxing only the value added at each state of supply chain. अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं गाइस। यहां पर 4 लोग हैं, ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। इनफैक्ट दोस्तों इनके नाम बदलता हूं, रुकना। हाँ जी गाइस, नाम क्यों बदल रहा हूं? इस वजह से, इसका नाम है एम फॉर मैन्युफैक्चरर, इसका नाम है दोस्तों होलसेलर, डब्ल्यू, इसका नाम है रिटेलर, आर, और इसका लास्ट नाम है सी, कस्टमर। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, आप लोगों को पता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई सामान या सर्विसेज देता है तो वो सामान का पैसा तो कलेक्ट करता ही करता है, वो उस पर एक टैक्स भी कलेक्ट करता है विच इज नोन एज जीएसटी। अब यहां पर अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचता है ऑफ अ वैल्यू ऑफ 200 रुपीज, जिस पर वो जीएसटी कलेक्ट करता है गाइस, लेट्स से एट द रेट 10%, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी दोस्तों मैं रेट 10% ले रहा हूं, 220। अब मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को कोई सामान बेचा तो होलसेलर से सामान का पैसा तो लिया ही लिया, उसने जीएसटी भी लिया। तो क्या बर्डन ऑफ टैक्स दोस्तों, बर्डन ऑफ टैक्स अभी किसके ऊपर है दोस्तों? होलसेलर के ऊपर है। लेकिन होलसेलर इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, होलसेलर इस प्रोडक्ट को आगे बेच देता है।
होलसेलर ने ये प्रोडक्ट रिटेलर को बेच दिया, उसने अपनी कॉस्ट जोड़ी, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, और होलसेलर ने ये प्रोडक्ट रिटेलर को 300 रुपए का दिया, 30 रुपए जीएसटी कलेक्ट करे, तो 330 इज द टोटल अमाउंट दैट होलसेलर कलेक्टेड फ्रॉम द रिटेलर। नाउ गाइस, यहां पर जो पॉइंट है, जो कंसेप्ट बताना चाह रहा है, कंसेप्ट कहता है कि होलसेलर सरकार को जाकर कितना पे करती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे को फटाफट बता सकते हैं, what is the amount that the wholesaler is going to pay to the government? It is the output tax 30 rupees। आउटपुट मतलब जब सामान आउट हुआ, जब सामान बेचा गया, जब सामान का सप्लाई हुआ, तब हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया था, माइनस जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके, द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी हैव पेड एट द टाइम ऑफ परचेज 20 रुपीज। तो 30 माइनस 20 कितना आता है गाइस? 10 रुपीज। यहां तक सबको क्लियर गाइस? ये हम 10 रुपए पे करेंगे टू द गवर्नमेंट, द होलसेलर विल पे 10 रुपीज टू द गवर्नमेंट। उसने अपना बर्डन खत्म कर दिया, यस, क्योंकि 30 रुपीज जो उसने टैक्स कलेक्ट करे थे, उसमें से 20 रुपीज जो उसने पहले पे करे थे अपनी जेब से, वो 20 रुपीज निकालकर उसने वापस अपनी जेब में रख ली, और 10 रुपए जो उसे रिटेलर से मिले थे वही जाकर उसने सरकार को पे करे। अब यहां पर इसे वैल्यू एडेड क्यों बोला? क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड हुई, अगर आप ध्यान से देखें, प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए 200 रुपए की थी, यहां पर 300 रुपए, तो जितनी वैल्यू ऐड हुई इन द प्रोडक्ट, उससे जुड़ा हुआ टैक्स ही आफ्टर ऑल सरकार के पास गया है। वैल्यू 100 रुपए जुड़ी, 10% टैक्स है, तो उससे जुड़ा हुआ 10 रुपए ही तो होलसेलर ने जाके सरकार को दिया। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इसीलिए दोस्तों, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑल्सो, या अपन बोल सकते हैं कि इट इज लाइक अ सिनोनिम, कि जीएसटी में क्या अपन जितनी वैल्यू जोड़ते जाते हैं उतना टैक्स कंपोनेंट बढ़ता जाता है, यस, इसीलिए बोला वैल्यू एडेड टैक्स। कहते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, as it offers comprehensive and continuous chain of tax credit from manufacturer to the retailer stage। रिटेलर जब कस्टमर को बेच देता है तो क्या क्रेडिट मिलता है कस्टमर को? आई वुड वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट। क्या रिटेलर जब कस्टमर को सामान बेचता है तो क्या कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है? द आंसर इज नो, बिकॉज कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, कस्टमर यूजेस द प्रोडक्ट। ऑलराइट गाइस, तो कहते हैं जीएसटी डज नॉट, सेकेंड नोट, अच्छा पहले सेकेंड नोट से पहले थर्ड नोट करवाता हूं, सेकेंड नोट से पहले थर्ड नोट करवाता हूं। कहते हैं द सप्लायर एट ईच स्टेज passes on the tax burden to another until it reaches the final consumer. Since the final consumer uses the product and services, he cannot transfer the burden to anyone else and thus has to bear the brunt of tax, has to bear the burden of tax। तो इधर देखिएगा गाइस, इसी एग्जाम्पल में इसी को आगे बढ़ाते हैं। रिटेलर अगर अब कस्टमर को बेचेगा, रिटेलर अगर कस्टमर को बेचेगा फॉर प्राइस ऑफ लेट्स से 450 रुपीज, 45 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया तो निकल कर आया 495। हाँ जी गाइस, रिटेलर गवर्नमेंट को जाकर कितना पे करेगा? एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इनटू द चैट बॉक्स। 45 is what he has collected, 30 is what he has already paid at the time, 15 रुपए जाके पे करेगा। अब अगर ध्यान से देखें, मैन्युफैक्चरर ने 20 रुपए कलेक्ट करे थे, 20 रुपीज कलेक्ट करे थे, मैन्युफैक्चरर ने ये गवर्नमेंट को जाकर पे किया। होलसेलर ने, नाउ आई एम हाईलाइटिंग, 20 रुपीज इज पेड बाय मैन्युफैक्चरर, 10 रुपीज इज पेड बाय होलसेलर, 15 रुपीज इज पेड बाय रिटेलर। So what is the total amount that is being paid to the government? What is the total amount that is being paid to the government? 20 rupees by manufacturer, 10 rupees by wholesaler, 15 rupees by retailer. Total amount that has been paid to the government is 45। और ये देखो 45 रुपीज किसने ये दिया है? कस्टमर ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों ये 45 रुपीज? This 45 rupees is being borne by the customer and therefore we call it कि ये final burden कस्टमर पे जाता है।
All right, guys. Customer, consumer, for the purpose of GST, it is one and the same thing. Okay. तो इसमें कस्टमर वो होता है जो खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है जो यूज करता है. लेट्स से मैंने कोई आइसक्रीम खरीदी तो मैं कस्टमर, लेकिन आइसक्रीम मेरी बेटी ने खाई तो कंज्यूमर बेटी. ऑलराइट. आ जाओ भाई, सेकंड पॉइंट. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों. जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. पहले बड़ी दिक्कत होती थी. अगर आज मैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है. अगर आज मैं गुड्स खरीदता हूं, मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मैंने ये माइक खरीदा दोस्तों. माइक ही निकल गया बाहर. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? माइक ही निकल गया यार आपको दिखाने के चक्कर में. हाँ जी, कोई बात नहीं, माइक को वहीं रहने देते हैं. मैंने ये पेन टैब खरीदा. अब मेरे को बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, एवरीबडी हैज टू आंसर मी गाइस. क्या ये मैंने गुड्स खरीदे, क्या ये मैंने गुड्स खरीदे और गुड्स पर मैंने जीएसटी पे किया? मैंने जीएसटी पे किया गुड्स पर? द आंसर इज यस, मैंने जीएसटी पे किया, मैंने जीएसटी पे किया. नाउ माय पॉइंट टू यू गाइस इज, जब मैं आगे आप लोगों को क्या दे रहा हूं? सर्विसेज. मैं आगे आप लोगों को क्या दे रहा हूं? सर्विसेज. और क्या मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया? लेट्स से हां. तो क्या मैंने जो जीएसटी पे किया है, द टैक्सेस दैट आई हैव पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज ऑन गुड्स, बट द टैक्सेस दैट आई एम कलेक्टिंग ऑन सप्लाइंग इज ऑन सर्विसेज. क्या सेट ऑफ हो सकता है? क्या सेट ऑफ हो सकता है? आया ना? जो मैंने टैक्स पे किया वो गुड्स पे किया, जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया वो सर्विसेज पे कलेक्ट करा. क्या सर्विसेज पर कलेक्टेड टैक्स, जिसे मैं बोलूंगा आउटपुट टैक्स, उसमें से क्या मैं माइनस कर सकता हूं? कैन आई रिड्यूस माय इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ गुड्स? द आंसर इज यस. एंड दैट इज व्हाई सरकार ने क्या बोला यहां? जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट between goods and services, and thus the taxes paid on procuring of services can be set off against taxes collected on the sale of goods and vice versa, as credit is allowed in all manner. Credit हर तरीके से सरकार ने अलाउ किया है. There is no cascading of taxes. Cascading was the biggest demerit of GST, guys. Biggest demerit of old taxation system. और वो क्या था? कैस्केडिंग क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, जो आप कल सीखोगे. टैक्स पे टैक्स लगता था. तो पहले दोस्तों, पहले जो ये डीमेरिट हुआ करता था, उसको अब सरकार ने मेरिट में चेंज कर दिया है. दे हैव चेंज इट इनटू अ मेरिट. मायो क्या हुआ? हाँ, कपकेक खा लो बेटा, क्लास चल रही है ना. देखना, कपकेक लेकर आ गई है, मेरे को चिढ़ा रही है. सबको हेलो करो. देखो, तो आप चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे. मायो प्लीज, थोड़ी तो इज्जत रख बेटा पापा की. हाँ जी, चलिए भागो इधर से, ये मेरी क्लास है. Everyone clear about it? This is the third point in relation to concept of GST. Okay? सब आपको हेलो कर रहे हैं मायूं. कैमरा दिखाऊं आपकी तरफ? एक सेकेंड गाइस. You can say hello to Myra. दिख रही है? ये दिख रही है शैतान हमारी? चिट, क्या क्या कर रही है? मेरे पे खुद ग्लिटर आ गया. हाँ, ग्लिटर आ गया आपके ऊपर. चलो, आप अपना कपकेक खा लो. Everyone clear about this point? Every one of you guys clear about this point? The concept of GST? She's so cute. Papa पे गई है. Of course she has to be cute, Sanjeevani. There is no option to it. She has to be a cutie pie. I love you. हाँ जी. चलो जी guys.
मजा आया. इट्स बीन 1 hour 30 minutes नाउ. मम्मी पे गई है. तुम बड़ा जानती हो मम्मी को. हाँ, नहीं तो मम्मी पे गई है. देखना आरती, तुम दोनों की क्या, मैं पिछले जन्म में गाय लेकर भागा था. अजीता भी सहन नहीं हो रहा सोनाली से. हाँ जी, बिल्कुल भी गाय लेकर भाग. चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे. टुमारो वी गोना वाइंड अप दिस चैप्टर गाइस. कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. कल हमारे में इसमें एक तो डीमेरिट्स, बेनिफिट्स, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, 4 पॉइंट्स है. टुमारो वी गोना वाइंड अप दिस चैप्टर गाइस. तो कल हमारा सबसे पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा. आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. लेट अस हैव अ बुलेट रिवीजन. अब अपन फटाफट रिवाइज करते हैं आज हम लोगों ने क्या किया. आ जाओ भाई एवरीवन. सबसे पहले व्हाट इज टैक्स. मैंडेटरी चार्ज, फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन लेवाइड अंडर लॉ which is paid to the government, which they use to provide public services. GST क्या indirect taxes है for the entire nation, which is levied on supply of goods or services of both. It is regressive in nature because it does not differentiate between the principle of ability to pay. जीएसटी ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स को खत्म कर दिया है. एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट वगैरह को खत्म कर दिया है. आर्टिकल 366(12) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन बताता है कि जीएसटी इज सप्लाई टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट दारू, क्योंकि दारू वाज सोर्सिंग द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. दे डिड नॉट अलाउ अल्कोहल टू फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी. तो इवन टुडे, इवन टिल डेट, इवन ऑन द 18th of July रात को 7:31 जीएसटी नहीं लगता है दारू पर. दारू पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम चलता है. टोबैको पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम भी है, पुराना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी, जो कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. लाइकवाइज ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स, चरस गांजा का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, जीएसटी भी उस पर लगता रहा. There are some important features of indirect taxes: important source of revenue, tax on goods and services, no perception of direct pinch, inflationary, fifth, broader scope, promote social welfare, and regressive in nature. Then the journey of GST, which actually GST में जब कानून बनने की बात हुई दोस्तों, तो that is in 2014. However, GST 2000 से चालू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा जीएसटी मॉडल बनाई है. 2004 में केलकट टास्क फोर्स ने कहा कि जीएसटी को हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होना चाहिए और पुराने टैक्सेशन सिस्टम को हटाना चाहिए. 2006 में चिदम्बरम साहब ने बजट में बोला कि भाई साहब हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे 1 अप्रैल 2010 तक. 2011 में 115वां अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, लेकिन वो फेल हो गया. 2014 में दोस्तों अमेंडमेंट बिल फिर से पेश हुआ विद 122nd अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, एंड 2015 में वो लोकसभा में पास हुआ ऑन 6 मई. 2016 में राज्यसभा में पास हुआ ऑन 3 अगस्त. 8 अगस्त को प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर मिला एंड इट बिकेम 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड फाइनली दोस्तों 2016 में 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ. फिर 2017 की ये कुछ कहानियां हैं, और 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉ हिंदुस्तान में पेश हुआ, एक्सेप्ट जेएनके. जेएनके में एक हफ्ते बाद 8 जुलाई को पेश हुआ. फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एम्प्लॉय जीएसटी. फॉलोड बाय हम लोगों ने कुछ किए कंसेप्ट ऑफ जीएसटी. जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना टैक्स प्रोपोर्शनेटली सरकार का बढ़ता जाएगा. जीएसटी गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता. आपने अगर सामान खरीदा है उसका आईटीसी अगेंस्ट सर्विसेज मिल जाएगा. आपने सर्विसेज ली और सामान बेचा है तो सर्विसेज का आईटीसी अगेंस्ट गुड्स मिल जाएगा. एंड जीएसटी एज ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, इट इज अ टैक्स जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स इज फाइनली बोर्न बाय द कंज्यूमर. कल ओवर हो जाएगा चैप्टर नंबर 1. अभी पोल डालने का टाइम नहीं है. मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पोल बीच बीच में पूछता रहूंगा आप लोगों से. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या मजा आया आज के सेशन में? Do a thumbs up guys if you guys have enjoyed. It is more than 1 hour 34 minutes now, and I hope each and every one of you must have enjoyed it.
हर्षवर्धन कह रहा है सर जीएसटी के कलर नोट्स की फाइल ई बुक्स में शो नहीं हो रही, आज रात तक शो हो जाएगी हर्षवर्धन, लेकिन उसमें ना चैप्टर वाइज अपडेट मिलेगी। पुलकित केडिया कह रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग रहे हैं आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके चैट में है, ऐप के चैट में जाइए, चैट में एक तो डायरेक्ट चैट होगा विद श्रेय राठी क्लासेस और एक होगा ग्रुप चैट। ग्रुप चैट में लिंक है, ग्रुप चैट में लिंक है, ओके। तो ऐप के चैट में लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। Alright guys, आज का सेशन यहीं तक। I hope you guys enjoyed the session. Anyone having any doubt whatsoever, you guys can raise your hand or ask me in the chat box. It's better that you raise your hand and talk to me. और ये भी बहुत बताने में मेरे को अच्छा लग रहा है, सुबह से लेकर अभी तक 12 बच्चों ने बुक्स ऑर्डर करी हैं। दीक्षा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, और समीर सिद्दीकी, फारूक सिद्दीकी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बुक्स ऑर्डर करी है, हार्ड कॉपी बुक्स। जिनके पास मेरी अभी भी दरख्वास्त है, जिनके पास हार्ड कॉपी बुक्स नहीं है, आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हैव हार्ड कॉपी बुक्स। इट इज रियली बेनिफिशियल, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जुड़े। संजीवनी ने तो पहले ही कर दिया है, संजीवनी की तो एक बुक का भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मगर 2-3 दिन में बुक पहुंच जाएगी, मेरी टीम से बात हो गई है, ओके। It takes 5 to 6 days bare minimum to reach the books. All right. आरती, आपकी भी बुक का दिक्कत हुआ है। The team is working, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी, बाकी सबको किताबें पहुंच जाएंगी, will be delivered by 22nd, okay? टाइम लगता है दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जल्द से जल्द बुक्स ऑर्डर कर दें। और मैंने उससे जुड़ी भी इंफॉर्मेशन ग्रुप में डाल दी है, एक बार मैं फिर से ग्रुप में वो इंफॉर्मेशन डाल दूंगा फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप बाद में ज्वाइन किया, ओके। चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक, कल मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।